दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है सुल्ताना डाकू और जिम कॉर्बेट साहब के बीच जो घटना घटी थी उसके विषय में। याद होगा आपको? नहीं याद है तो फिर भी बता देता हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि तेंदुए को मारने के लिए जिम कॉर्बेट साहब, उनकी बहन मैगी और रॉबिन एक झाड़ी के पीछे छुपे हुए थे और तेंदुए का इंतज़ार कर रहे थे कि वो आएगा तो उसे शूट करेंगे। तो इनकी नज़र पड़ी कि पड़ोस के गांव का एक आदमी बहुत घबराया, बड़ा परेशान सा दौड़ता हुआ चला आ रहा है बड़ी तेज। और पास आकर के उसने इनको बताया कि सुल्ताना डाकू के आदमी उसके पीछे पड़े हैं। और याद होगा आपको, उसका एक पाँव जो है घुटने के पीछे से एड़ी तक पूरा कटा हुआ था, जिससे भलवला के खून बह रहा था। और वो इन लोगों को भी बोला कि भागो यहाँ से, यहाँ मत रुको, सुल्ताना डाकू के आदमी पीछे आ रहे हैं, भागो भागो। और ये बोलते हुए वो अपने गांव की तरफ भाग गया। याद होगा। और फिर जिम कॉर्बेट साहब झाड़ी से बाहर निकले और फिर दूर दूर तक उन्होंने अपनी नज़रें दौड़ाई। अब उन्हें ना तो कहीं सुल्ताना डाकू के आदमी दिखाई पड़े और ना ही उनको कहीं तेंदुआ के कुछ आसार दिखाई पड़े। शाम ढल चुकी थी तो ये लोग भी जो है अपने रेजिडेंस, अपने घर वापस आ गए। क्या करना था जंगल में। अब दोस्तों, घटनाक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी का ससम्मान स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप अपना कीमती समय, प्रीसियस टाइम निकाल कर उत्तरांचल डायरीज में आए हैं अभी भी। और इस घटना को पूरा सुनने का आपने जो दिल बनाया है, अपना मन बनाया है, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। तो अब चलते हैं घटनाक्रम में आगे की तरफ, जानते हैं क्या हुआ। अगले दिन सुबह के समय जिम कॉर्बेट साहब उस चारवाहे से मिलने के लिए गए। भाई चलो जाके मिल ले, देख ले। जो पिछली शाम इतनी घायल अवस्था में दौड़ता हुआ आ रहा था, जिंदा है मर गया, क्या है उसकी कहानी। बहरहाल वो इनको ठीक ठाक मिल गया, जिंदा मिल गया। उससे पूछने पर उस चारवाहे ने बताया कि वो गडप्पू और मवेशी वाले छप्परों के बीच अपनी भैंसें चला रहा था। तभी उसने गोली चलने की आवाज़ सुनी। उसके गांव के मुखिया का भतीजा सुबह सुबह चीतल के शिकार के लिए उस जो पशुओं का छप्पर था वहां आया था। और जब गोली चली तब ये चारवाहा जो है एक पेड़ की छांव में बैठा हुआ था और बैठे बैठे सोच रहा था, यार ये गोली तो इससे चलाई है, कोई चीतल मरा होगा कि नहीं मरा होगा। अगर मर गया होगा तो यार इसको शाम के लिए कुछ मांस वांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वैसे मिल ही जाना चाहिए मतलब ये सब चीज़ें सोचा था कि तभी उसको अपने पीछे कुछ हलचल सुनाई दी। उसे ऐसे पलट के देखा तो 5 लोग उसे घेरे खड़े हैं और उन्होंने इससे कहा कि ये उन्हें उस जगह पर लेके चले जहां से फायर किया गया है। तो चारवाई ने कहा कि साहब, उसे नहीं पता है कि गोली कहाँ से चली, क्योंकि जब वो गोली चली तब वो सोया हुआ था, पेड़ के नीचे में सोया हुआ था साहब। जब गोली चली मुझे पता नहीं चला, मैं भी आवाज़ से उठा हूँ। तब उन 5 लोगों में से एक ने कहा कि ये चारवाहा इन लोगों को उसके जो पशुओं का जो छप्पर है वहां तक लेकर चले। उन लोगों का कुछ ऐसा सोचना था, कुछ अनुमान था कि गोली कहीं से चली है, छप्पर के आसपास से, मतलब उस दिशा से। इन 5 लोगों के पास कोई बंदूक नहीं थी, मगर जो इनका मुखिया सा लग रहा था उसके हाथ में एक तलवार थी, नंगी तलवार। उसने चारवाहे को धमकी दी, यदि उसने भागने की या शोर मचाने की गलती करी तो मैं, मतलब वो उसका गला काट डालेगा, उसका सर काट डालेगा। अब डरता क्या ना करता। तो उनका कहना मानकर ये सब लोग जंगल की अंदर से गुजर रहे थे। तब उस जो तलवार पकड़े हुए जो आदमी था उससे बताया कि वो लोग सुल्ताना डाकू के गिरोह के सदस्य हैं और सुल्ताना डाकू ने यहीं नज़दीक में शिविर लगाया हुआ है। और गोली की आवाज़ सुनकर ही सुल्ताना डाकू ने आदेश दिया है कि उस बंदूक को उसके पास लाया जाए जिससे गोली चली है।
और साथ ही उस तलवार वाले व्यक्ति ने कहा कि अगर छप्पर में उसका विरोध किया गया, उन लोगों का विरोध अगर छप्पर वालों ने किया तो छप्पर को जला देंगे, वो आग लगा देंगे छप्पर में, और इस चारवाई मतलब तेरे को भी मार डालेंगे, इस चारवाई को भी मार डालेंगे, जो ये चारवाई इनके साथ जो रास्ता दिखाते हुए चल रहा था और जो इस घटना के बारे में जिम कॉर्बेट साहब को बता रहा था, जिसके साथ ये घटना घटी थी सीधे शब्दों में। अब ये बेचारा चारवाहा बड़ी दुविधा में फंस गया था। अगर सुल्ताना डाकू के लोगों का विरोध करता है तो वो इसे मार डालेंगे, और यदि वो इन सबको लेकर छप्पर तक जाता है तो ये गांव वालों के साथ विश्वासघात होगा और ये एक अपराध होगा। और ये वैसे इसको अपराधी माना जाए चाहे ना माना जाए, लेकिन ये खुद अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा कि अपने गांव के मुखिया को फंसा दिया या छप्पर में आग लग जाए, कोई भी चीज़ हो तो मैं खुद अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा। ये कुछ विचार उसके दिमाग में चल रहे थे। अच्छा, ये सब चले जा रहे थे जंगल को कि तभी क्या हुआ कि एक चीतल इनके सामने से भागा और उसके पीछे कुछ जंगली कुत्ते भी उसके पीछे दौड़े और कुछ आगे की तरफ दौड़ते हुए वो जंगल में घुस गया, साथ साथ कुत्ते भी जंगल में घुस गए। अब सुल्ताना डाकू के आदमियों का जो अटेंशन था, जो ध्यान था, वो चीतल और कुत्तों की तरफ हो गया। सब उनकी कार्रवाई को देखने लगे। इतने में इस चारवाही को मौका मिल गया। जो सड़क थी उसके बगल में ही जो है ना बहुत ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी, तो ये फट से जो है घास के अंदर घुस गया। और जैसे ही ये घास के अंदर घुसने लगा तो उस तलवार वाले व्यक्ति की नज़र पड़ी और उसने जोर से तलवार चलाई। वो जो तलवार चली तो वो इसके पाँव को घुटने के पीछे से एड़ी तक चीरती चली गई थी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से सुल्ताना डाकू के आदमियों को चकमा देने में जो है सक्सेस हो गया था, निकल भागा था और ट्रंक रोड तक पहुंच गया था, जहां से भागता हुआ वो जिम कॉर्बेट साहब के सामने आ पहुंचा था। जब वो इंतज़ार कर रहे थे तेंदुए का, यहाँ तो कहानी कुछ और ही हो गई। जिम कॉर्बेट साहब लिखते हैं कि सुल्ताना डाकू जिस जाति का सदस्य था वो जाति एक अपराधी वर्ग में आती थी, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इस जाति के लोगों को नजीबाबाद के एक किले में नज़रबंद करके रखा था। किला था नजीबाबाद में, उसके अंदर ही नज़रबंद थे। इस तरह से किसी जाति को नज़रबंद करके रखना सही है या गलत है ये तो वो नहीं जानते हैं, मतलब जिम कॉर्बेट साहब नहीं जानते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि सुल्ताना डाकू अपनी पत्नी, एक छोटे से बच्चे और करीब 100 अपनी ही जाति के अन्य लोगों के साथ इस किले में नज़रबंद था। ये सुल्ताना डाकू की कहानी शुरुआती जो दौर था। जैसे कोई ऊंचे मनोबल वाला व्यक्ति या कोई फौजी जवान करता है, वैसे ही सुल्ताना डाकू ने भी किया। वो करीब इस घटना से 1 साल पहले, जब ये घटना घटी इससे 1 साल पहले, मतलब घटना जिसमें चारवाहा घायल हुआ उससे 1 साल पहले वो किले की जो सुरक्षा थी उसको तोड़ के बाहर निकल आया था। वो भागने में कामयाब हो गया था। और ये जो 1 साल था इसमें उसने अपनी ही जाति के करीब 100 लोगों को इकट्ठा करके अपना एक गिरोह बना लिया था। इसके गिरोह में तलवारों के साथ साथ कुछ बंदूकें भी थी, और इस गिरोह का जो उद्देश्य था वो सिर्फ डकैती डालना था, वो भी घोषणा करके डकैती डालना। कहना है मतलब कि पहले अच्छी तरह से योजना बना लो, सब वो करो, उसके बाद डकैती डालो। और ये गिरोह जो है उन दिनों उत्तराखंड का जो अपना ये तराई भावर के जो जंगल है इसी में घूमता फिरता रहता था। इस गिरोह की जो गतिविधियां थी वो पूर्व में गोंडा से लेके पश्चिम में सहारनपुर तक चलती थी। सोचो कितना बड़ा इसका एरिया था। सुल्ताना डाकू का जो कार्य क्षेत्र था वो करीब 100 मील लंबा चौड़ा था, और कभी कभी तो ये लोग बगल से लगे जो अपना ये पंजाब प्रांत है इस पर भी हमला बोल देते थे, वहां भी घुस जाते थे। सुल्ताना डाकू के जो गिरोह था इसके खिलाफ जो है पता नहीं कितनी मोटी मोटी फाइलें सरकारी दफ्तरों में पड़ी हुई थी। हालांकि जिम कॉर्बेट साहब का कहना है कि ये फाइलें उन्होंने तो कभी नहीं देखी थी,
इसलिए इस कहानी में ये सिर्फ उन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं जो उनके सामने घटित हुई और जिसमें वो खुद भी शामिल थे, ये कह लीजिए शामिल थे। साथ ही जिम कॉर्बेट साहब ये भी लिखते हैं कि ये जो बता रहे हैं यदि उसमें और सरकारी दस्तावेजों में कुछ विरोधाभास हो तो उसके लिए ये खेद प्रकट करते हैं, लेकिन अपनी कहानी का एक भी शब्द वापस नहीं लेंगे। आप समझ रहे हैं ना, मतलब कि जो क्योंकि खुद शामिल है तो जो देखा है वही लिख रहे हैं। इनके कहने का मतलब ये था कि ये सुल्ताना डाकू के विषय में जो कुछ भी लिख रहे हैं वो अपनी आंखों देखा वर्णन है और इस पे उन्होंने किताब में उन्होंने वही लिखा है जो इन्होंने अनुभव किया। सुल्ताना डाकू के विषय में जिम कॉर्बेट साहब ने पहली बार तब सुना था जब वो कालादूंगी में जो इनका जाड़ों वाला जो घर था, मैंने बताया ना कि गर्मियों का घर नैनीताल में था, जाड़ों का घर जो है कालादूंगी में था। तो इससे कुछ मील दूर गडुप्पू एक जगह है, उसके जंगलों में कैंप डाले हुए था। उन दिनों पर्सी विंडहैम कमिश्नर ऑफ कुमाऊं थे और तराई भावर का ये क्षेत्र जिसमें सुल्ताना डाकू ने अपना वर्चस्व स्थापित किया हुआ था वो पर्सी विंडहैम के अंडर में आता था, उनके अधीन था। पर्सी हिंडमैन ने तराई और भावर को ये सुल्ताना डाकू से छुड़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार से एक पुलिस अधिकारी जिसका नाम फ्रेडी यंग था उसकी मांग करी। ये जो फ्रेडी यंग था ये बहुत ही समझदार, चालाक और बड़ा उत्साही अफसर था और कुछ सालों से यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत में ही पोस्टेड था। उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश नहीं, यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस। और यूनाइटेड प्रोविंस यूपी को बोलते थे और ये वो सब मैं कई बार पहले बता चुका हूँ तो रिपीट नहीं कर रहा हूँ। सरकार ने विंडहम साहब मतलब कमिश्नर ऑफ कुमाऊं का ये जो रिक्वेस्ट था इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसको मान लिया और फ्रेडी यंग साहब के नेतृत्व में 300 चुने हुए लोगों की एक टास्क फोर्स बना दी जिसे विशेष डकैती पुलिस दल का नाम दिया गया। इस टास्क फोर्स का एकमात्र काम सुल्ताना डाकू के गिरोह को खत्म करना था, क्योंकि सुल्ताना डाकू ने अंग्रेजों को बहुत परेशान कर दिया था। वो अंग्रेजी खजाने लूट लेता था, उनके कारवां में डाके डाल देता था। इस टास्क फोर्स के गठन के समय विंडहम साहब के विषय में लोगों ने के विषय बहुत कुछ कहा, अच्छा कहा, बुरा कहा। ये बड़े अलोकप्रिय हो गए थे क्योंकि ये आसपास के जिलों से सबसे बढ़िया कर्मियों को चुनकर इस टास्क फोर्स में अपनी फोर्स में भर रहे थे। जो आसपास के जिले हैं वहाँ के बढ़िया जो जवान हैं, अफसर हैं, उनको सब ले रहे थे। असल में सुल्ताना डाकू को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा एक पुरस्कार, एक इनाम घोषित किया गया था। इसलिए आसपास के जो जिले थे वहाँ के भी सारे पुलिस कप्तान अपने जो साहसी कर्मचारी थे उनको नहीं देना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि वो लोग खुद सुल्ताना डाकू को खत्म करें और जो ये पुरस्कार है वो इन्हीं लोगों को मिले। तो वो थोड़ा सा अनमने से हो रहे थे अपने आदमी देने में। खैर, जिस समय फ्रेडी साहब अपने फोर्स को तैयार कर रहे थे उस समय सुल्ताना डाकू तराई भावर के कस्बों में डाके पर डाके डाले जा रहा था। निर्भीक भाव से अपना डाके डाले जा रहा था, कोई डर नहीं, बिंदास। फ्रेडी साहब ने सुल्ताना डाकू को पकड़ने के लिए जो अपना पहला प्रयास किया, पहली कोशिश करी, वो रामनगर के पश्चिम के जंगलों से मैं करी। रामनगर के जो पश्चिम साइड के जंगल हैं, उन दिनों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जंगलों में पेड़ों का कटान कर रहा था, जिससे बड़ी भारी संख्या में लेबर लगी हुई थी। कटान चल रहा था, भारी कटान था। फ्रेडी साहब जिन्हें इन लेबरों के का जो समूह था उसका जो ठेकेदार था उससे बात करी और सुल्ताना डाकू को किसी तरह से अपने पास आमंत्रित करने का कुछ ऐसा कार्यक्रम बनाने को कहा कि सुल्ताना डाकू को ये बुला सके अपने पास, क्योंकि सुल्ताना डाकू वहीं कहीं नज़दीक में ही कैंप किए हुए था। उन दिनों उसका कैंप वहीं कहीं पे था। अब ठेकेदार सोचने लगा कि यार ऐसा क्या कार्यक्रम किया जाए जिसमें सुल्ताना डाकू को बुलाया जा सके। बहुत सोच विचार करके
फाइनली ठेकेदार ने डिसाइड किया कि यार एक डांस का कार्यक्रम रखा जाए, किसी अच्छे डांसिंग ग्रुप को बुलाकर उसका डांस कराया जाए और डांस देखने और भोजन करने के लिए सुल्ताना डाकू को आमंत्रित किया जाए। हो सकता है वो इस निमंत्रण को स्वीकार कर ले और आ जाए, स्कीम काम कर जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सुल्ताना डाकू ने ये जो इनका निमंत्रण था स्वीकार कर लिया, बोले ठीक है मैं आऊँगा। कार्यक्रम का जो दिन निश्चित किया गया था, फिक्स जो डेट की गई थी, उस दिन सुल्ताना डाकू अपने गिरोह के साथियों को लेकर आ गया और फिर ठेकेदार को बोला कि ठेकेदार साहब, कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया जाए, पहले भरपेट भोजन किया जाए, उसके बाद जो है ये नृत्य डांस वगैरह जो सब है वो कार्यक्रम वगैरह देखा जाएगा। जबकि ठेकेदार का विचार था कि पहले डांस वगैरह का चलाया जाए, डांस वगैरह देखा जाए, फिर खाना खाएंगे। लेकिन सुल्ताना डाकू ने पहले खाना और फिर डांस का कार्यक्रम रख दिया। अब दोस्तों उन दिनों मोबाइल वगैरह या टेलीफोन वगैरह तो इतना, मतलब टेलीफोन होता भी था तो ऐसा नहीं होता था, बड़ी कॉमन चीज़ नहीं होती थी, इसलिए गुप्तचर जो होते थे उनका बहुत बड़ा योगदान होता था। जिस तरह से फ्रेडी साहब के गुप्तचर इस कार्यक्रम में थे, उसी तरह से सुल्ताना डाकू के जो गुप्तचर थे वो भी सक्रिय थे। और सभी लोग जानते थे कि सुल्ताना डाकू धोखेबाजों से बहुत नफरत करता है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देता है। इसलिए सुल्ताना डाकू को धोखा देने से लोग बचते थे, कतराते थे। दूसरी बात यह भी थी कि सरकारी गुप्तचर को कोई खास ऐसा इनाम नहीं मिलता था, जबकि सुल्ताना डाकू बहुत बड़ा इनाम दिया करता था। अगर उसे कोई गुप्तचर कुछ खबर दे तो उसको बड़ी काफ़ी पैसा सोना वगैरह देता था, साथ ही सुरक्षा की गारंटी भी देता था। इसलिए ये लोग सरकार के लिए कम और सुल्ताना डाकू के लिए ज़्यादा गुप्तचरी करते थे। करेंगे, ऑब्वियसली बात है, जहाँ मिलेगा वहाँ जाएंगे। दोस्तों जैसा कि मैं पहले बताया, सुल्ताना डाकू एक रॉबिन हुड की तरह था। उसने कभी गरीबों को परेशान नहीं किया, बल्कि उल्टा उनकी मदद करी। यहाँ तक कि दुकानदारों से जब वो कुछ सामान खरीदने जाते थे या सामान खरीदते थे उसके गिरोह के लोग, तो वो उसका कीमत का दुगना भुगतान करता था। और जब भी कोई गरीब व्यक्ति उससे मदद मांगने जाता वो कभी इनकार नहीं करता। पहले भी मैंने बताया कि वो महिलाओं का बहुत सम्मान करता था। नजीबाबाद किले में बंदी के दौरान उसने गरीबी को देखा था, वो गरीबी को जिया था और वो और उसके साथी जानते थे कि गरीबी के आगे इंसान कितना मजबूर हो जाता है। इसलिए सैकड़ों की संख्या में लोग उसका जो है खुफिया तंत्र बने हुए थे। अब कहीं से भी कुछ हो तो उसको खबर मिल जानी है। फ्रेडी साहब ने जो उसको पकड़ने के लिए जो जाल बुना था, जो जाल बनाया था, इसके बारे में उससे पहले ही पता चल गया था। इसलिए उसने पहले खाना फिर नृत्य का कार्यक्रम बनाने को कहा। जबकि फ्रेडी साहब ने जो स्कीम बनाई थी वो ये थी कि जब कार्यक्रम में सुल्ताना डाकू आए, जब वो पहुंचे तो उसे डांस देखने में व्यस्त कर दिया जाए, दारू वारू पिलाने में, डांस देखने में व्यस्त कर दिया जाए। उसी बीच जब डांस चल रहा हो तो गुप्तचर फ्रेडी साहब को सूचना पहुंचा दें और ये अपनी फोर्स के साथ आकर उसे घेर लेंगे, उसे सरेंडर करवा देंगे या उसे शूट कर देंगे। प्लान तो इन्होंने अपने हिसाब से बढ़िया बनाया था। और ठेकेदार एक अमीर आदमी था, उसने अपने जो रामनगर और काशीपुर के जो उसके दोस्त थे उन लोगों को भी इस कार्यक्रम में बुला लिया था, उनको भी आमंत्रित कर लिया था कि आओ भाई, डांस वांस का कार्यक्रम रखा है, खाने वाने का, आ जाओ, बैठेंगे। ठेकेदार ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध और सबसे महंगे डांसरों के ग्रुप को बुलाया था और इसी तरह से खाने के आइटम और महंगी शराब भी थी जो स्पेशली डाकुओं के लिए मंगवाई गई थी। और आप सोचिए ये सारा सामान उस बीहड़ जंगल में बैलगाड़ियों से लाद कर लाया गया। शराब भी है तो कितनी शराब होगी सोचिए आप। 100 तो अकेले सुल्ताना डाकू के ही आदमी थे, बाकी और
उस रात जब ये कार्यक्रम होना था और सुल्ताना डाकू का पकड़ा जाना लगभग तय था, फ्रेडी साहब अपनी पूरी तैयारी में थे। जो रामनगर और काशीपुर से भी जो ठेकेदार के मेहमान जो थे वो सब आ चुके थे, और इन मेहमानों को पता नहीं था कि इस कार्यक्रम में और कौन कौन मेहमान है, मतलब और कौन कौन आने वाला है। जो ऐसे मौके होते थे उस टाइम में क्या था ना दोस्तों, अलग अलग जातियाँ अलग अलग समूहों में बैठती थी, मतलब हर जाति के अलग अलग बैठते थे, और रोशनी के लिए उनके बीच में आग जला दी जाती थी, जैसे कैंप फायर वगैरह होता है उस तरह से बीच में आग जला दी जाती थी। तो ये जाति यहाँ बैठी है, ये यहाँ बैठी है, ये इस तरह से होता था। कुछ गरीब व्यक्तियों के पास में लालटेन रखी होती थी। सुल्ताना और उसके साथियों ने जमकर भोजन का लुत्फ उठाया, तबीयत से शराब भी पी, खाना खाया बेहतरीन। उसके बाद सुल्ताना डाकू ने ठेकेदार को कंधे में हाथ रखा उसके, और उसको लेके एक तरफ चला, और फिर उसको मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद बोला, थैंक यू बोला, भाई बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, सब बहुत बढ़िया रहा, मेरे आदमी भी खुश है। और अब ऐसा है कि हमें कहीं बहुत दूर जाना है, इसलिए अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। अब डांस वगैरह का जो कार्यक्रम है वो आप और आपके मेहमान उसका पूरा आनंद उठाएं। हमें तो जाना है तो हम चलेंगे। सुल्ताना डाकू ने बड़े विनम्र भाव से ठेकेदार से विदा मांगी, और सुल्ताना डाकू की बात को कोई टाल नहीं सकता था। किसी की मजाल है कि सुल्ताना की बात को ना माने, या आनाकानी करिए, या किसी तरह की जिद करे। खचाक होने में देर नहीं थी। सुल्ताना में और बात बोली कि मेरे जाने के बाद भी ये समारोह, ये कार्यक्रम इसी तरह से चलते रहना चाहिए जैसे पहले कार्यक्रम का प्लान तय किया गया था, कि पहले डांस फिर खाना, लेकिन अब डांस चलते रहना चाहिए। किसी भी कार्यक्रम में, खास तौर पर नृत्य के कार्यक्रम में, ढोल सबसे उपयोगी वाद्य यंत्र होता है। मेन तो बैंड जो है ढोल ही है, और फ्रेडी साहब को संकेत के लिए ढोल बजाया जाना था, ताकि उसकी आवाज़ सुनकर वो कार्यक्रम वाले जो इस जगह है वहाँ आए, और उनका जो फोर्स है वो उस एरिया को पूरा कवर कर ले, घेर ले उस जगह को। इस फोर्स की एक टुकड़ी का जो नेतृत्व था वो एक फॉरेस्ट गार्ड कर रहा था। रात बहुत अंधेरी थी, जैसे हम लोग कहते हैं ना, गुप्त अंधेरा, हाथ से हाथ को नहीं दिखाई पड़ना, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। कई चीज़ें बोलते हैं अंधेरी, अरे बड़ा घना अंधेरा है, और ये मतलब घना अंधेरा था, समझ लो, आप समझ गए आप। और फॉरेस्ट गार्ड रास्ता भटक गया। इस टुकड़ी की जिम्मेदारी सुल्ताना डाकू की वापसी वाले रास्ते, जो रास्ता था उस पर सुल्ताना डाकू को रोकने की थी। लेकिन ये जो टुकड़ी थी ये रास्ता भटक गई, और पता नहीं कहाँ गायब हो गई, जंगल में कहाँ चली गई कुछ पता नहीं। अब क्या ये एक संयोग था कि फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्ट के अंदर रास्ता भूल जाए? नहीं दोस्तों, वास्तविकता ये थी कि फॉरेस्ट गार्ड को सुल्ताना डाकू के साथ ही निर्वाह करना था। उसे भी अपनी जान की फिक्र थी, इसलिए वो जानबूझकर गलत रास्ते पे चला गया था कि भैया इसकी नज़र में ना आओ। हालांकि फॉरेस्ट गार्ड को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सुल्ताना डाकू बुद्धिमान आदमी था, और अपनी बुद्धि और विवेक से वो पहले ही वहाँ से निकल चुका था। जब ढोल बजे उससे तो काफ़ी पहले वो खाना खा के अपना वहाँ से निकल चुका था। खैर, उसने अपनी जान बचानी थी फॉरेस्ट गार्ड ने, तो उसने अपनी तरफ से क्लियरेंस दे दी। फ्रेडी साहब और उनके साथ आई फोर्स बहुत लंबे और बड़े कठिन रास्ते को पार करके उस कार्यक्रम वाले स्थान पर पहुंची। अब वहाँ पहुंचकर इन्हें डरी हुई लड़कियाँ, जो डांसिंग ग्रुप वाली थी वो, और उनसे भी ज़्यादा डरा हुआ ढोल बजाने वाला व्यक्ति, और सहमे सहमे डरे डरे से ठेकेदार और उसके दोस्तों को देखा। तो कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि वो तो गायब हो गया था सुल्ताना डाकू। इन रामनगर के जंगल से बचने के बाद सुल्ताना डाकू ने अपने दल के साथ पंजाब का रुख किया, पंजाब की तरफ निकल गया।
क्योंकि अच्छा एक दिक्कत थी, पंजाब में छिपने के लिए जंगल नहीं था, इसलिए सुल्तान डाकू जो उसका जोश खरोश था उस पर नहीं रहा, उससे बहुत कम रहा और बहुत ही कम समय में तक वो पंजाब में रहा। लेकिन इस कम समय में भी उसने 2-3 लाख रुपए नगद और पता नहीं कितना सोना चांदी आदि वगैरह आभूषण वगैरह लूट लिए थे। इसके बाद वो दोबारा संयुक्त प्रांत के जंगलों की तरफ आ रहा था। पंजाब से यूनाइटेड प्रोविंस आने के रास्ते में बीच में गंगा नहर पड़ती थी, जिसमें हर 4-4 मील के बाद पुल बने हुए थे और सुल्ताना जानता था कि उससे पुलिस ढूंढ रही है। और अब तो पंजाब और संयुक्त प्रांत दोनों जगह की पुलिस सतर्क हो चुकी है और इससे बड़ी जोश खरोश के साथ ढूंढा जा रहा है। इसलिए पुलों के ऊपर जो है पुलिस का जो है कड़ा पहरा बैठा दिया गया था। इस बात को सुल्ताना डाकू समझ गया था, लेकिन सुल्ताना फिर भी बचकर निकल आया, क्योंकि उसके एक मुखबिर ने उससे बता दिया कि एक पुल ऐसा है जिसमें पहरा नहीं बैठाया गया है। इस यात्रा में जब पुल पार कर लिया, आगे बढ़े, तो सुल्ताना एक गांव के करीब से गुजर रहा था इनका गिरोह, तो इन्होंने एक बैंड की आवाज़ सुनी जिसमें भारतीय गानों की धुन बज रही थी। उसने अपने आदमियों को बोला कि भाई जाओ जरा पता करके आओ, ये बैंड वैंड क्या बज रहा है, कहाँ बज रहा है, क्या है ये सब कहानी, जाओ जाओ पता करो। कुछ देर में इसके आदमी आए और लौट के आके बताए कि साहब एक अमीर आदमी के बेटे की शादी हो रही है। ये सुनकर सुल्ताना डाकू खुश अपने दल बल के साथ पहुंच गए उस विवाह स्थल में, उस गांव में। गांव के बीच में एक खुला सा मैदान था जहाँ पर बारात और कुछ मेहमान एकत्र थे, और जैसी तेज रोशनी में इन लोगों ने सुल्ताना को देखा तो माँ अफरा तफरी मच गई वहाँ। लेकिन सुल्ताना डाकू ने उनसे बोला कि घबराओ मत, सब लोग यहीं पर बैठ जाओ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, और अगर मेरी बात नहीं मानी तो सभी मेहमानों के लिए परेशानी हो सकती है। गलती एक करेगा भुगतेंगे सारे, एक की गलती की सजा सारे मेहमानों को मिलेगी। यार एक कोई कॉल आ रही है। तो सुल्ताना डाकू का आदेश सुनकर जो जिस स्थान पर था वहीं बैठ गया। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी उसके आदेश की अवहेलना करने की, उसके आदेश को ना मानने की। तो जो जैसे था वहीं पर बैठ गया। इसके बाद उसने गांव के मुखिया और दूल्हे के पिता को बुलवाया और उनसे कहा कि देखो भाई, ये उपहार लेने देने का शुभ मुहूर्त है, इसलिए वो चाहता है कि गांव का मुखिया उसे अभी जो उसने हाल में ही जो बंदूक खरीदी है मुखिया ने, वो उसे दे दे और उसके साथ साथ 10,000 रुपये नगद भी दे दे। समझ? अब मरता क्या ना करता, यही वाली बात मुखिया के साथ भी हो रही थी। उसने 10,000 रुपये और अपनी नई बंदूक सुल्ताना को सौंप दी। अब सुल्ताना डाकू ने दोनों चीज़ें ली और सबको शुभकामनाएं दी और शुभ रात्रि बोलकर वहाँ से चला गया। पसीना हो रहा है। अगले दिन सुबह सुल्ताना को पता चला कि उसका एक आदमी, जिसे उसका दाहिना हाथ माना जाता है और सब लोग उसे पहलवान के नाम से पुकारते थे, वो गांव से दुल्हन को भी उठा लाया है। और मैंने आपको बताया था कि सुल्ताना महिलाओं का बहुत सम्मान करता था और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसका गिरोह या उसके गिरोह के लोग महिलाओं के साथ अभद्रता क्या होता है करें या छेड़छाड़ करें, अभद्रता। इससे पहले तो उसने पहलवान को बहुत बुरी तरह से डांटा, जितना उस पर गुस्सा हुआ, बहुत नाराज़ हुआ, एक आध झापड़ भी रखे उसके, और फिर दुल्हन से माफ़ी मांगी और उसको गहनों और कई उपहारों से उसको दिया, उसको गहनों से लादा, उपहार दिए और वापस गांव भिजवा दिया। साथ ही ये मैसेज भी भिजवाया कि वो बहुत शर्मिंदा है
कि उसके आदमियों ने ऐसी तुच्छ हरकत करी, आपकी बेटी सही सलामत है और अपने आशीर्वाद के साथ मैं इसे आपके पास भेज रहा हूँ। तो ये चरित्र था सुल्ताना डाकू का, गरीबों का मसीहा, अमीरों के लिए काल समान। टांग काटने वाली घटना के कुछ दिनों तक सुल्ताना डाकू और उसका गिरोह उसी एरिया में कैंप डाले रहा, मतलब वो जिम कॉर्बेट साहब के घर के पास वाले एरिया में। और फिर उसके बाद वो अपने कैंप कई बार बदलता रहा, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ। और इसी दौरान जिम कॉर्बेट साहब भी कई पुरानी जगहों में शिकार के लिए जाते रहते थे। इनको एक अनोखा अनुभव हुआ, ये कहना चाहिए। एक शाम अपने घर से करीब 5 मील दूर कॉर्बेट साहब ने एक तेंदुए का शिकार किया और उस तेंदुए की बॉडी को घर तक लाने के लिए आदमियों की जरूरत थी, लेकिन अंधेरा होने वाला था और उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो गांव जाए और आदमियों को लेकर के आए फिर तेंदुए को लेकर के जाए। तो जिम कॉर्बेट साहब ने डिसाइड किया कि अरे छोड़ो यार, कौन गांव जाए क्या करे, यहीं पे इस तेंदुए की खाल निकाल ली जाए। तो उन्हें वहीं पे उस तेंदुए की खाल उतारी और उसे खाल को लेकर घर आ गए। और जब घर पहुंचे तो इन्होंने अपने सामान को सब चेक किया, तो इनको ध्यान किया जो इनका चाकू था, शिकार वाला चाकू जिससे बड़ा प्यार करते थे, बड़ा प्रिय चाकू था, वो तो जंगल में ही छूट गया है। अब अगली तड़के ही सुबह, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, ये चाकू ढूंढने के लिए निकल पड़े। और ये जैसे ही उस जगह पर पहुंचे जहाँ पर संभावना थी कि चाकू छूट गया होगा, उससे कुछ दूरी पर इन्होंने कोई चमकती हुई चीज देखी, जैसे आग जली हो और उसके रिफ्लेक्शन से कोई चीज चमक रही हो। कुछ दिनों से जंगल में सुल्ताना डाकू के होने की खबरें आ ही रही थी, तो इन्होंने डिसाइड किया कि उसके नजदीक जाकर देखा जाए क्या है, क्या कहानी है, समझा जाए। अब इन्होंने क्या किया, झाड़ियों के पीछे पीछे अपने आप को छुपते छुपाते और बिना आवाज किए उस दिशा में बढ़ने लगे। हालांकि सूखी पत्तियां वगैरह, सूखी टहनियां वगैरह सब गिरी हुई थी रास्ते में, लेकिन क्या था कि रात भर जो है उसमें ओस पड़ गई थी, तो वो ओस पड़ जाने के कारण वो बिल्कुल भीग गई थी और चलने में जो है आवाज नहीं हो रही थी। ये जो आग थी एक बड़ी छोटी सी जगह पे और एक थोड़ा सा नीचे की तरफ के हिस्से में जलाई गई थी और उसके आसपास 20-25 लोग बैठे हुए थे और आग की रोशनी में पेड़ के सहारे पर खड़ी की गई जो बंदूकें थी उनकी नालें चमक रही थी, जो चमक देख करके ये आए थे। उन आदमियों में सुल्ताना डाकू नहीं था, क्योंकि जिम कॉर्बेट साहब को बताया गया था कि सुल्ताना डाकू एक जवान और कम हाइट वाला व्यक्ति है। कम हाइट वाला मतलब ठिगने कद का व्यक्ति है, थोड़ा छोटा है कद में, और जो अर्धसैनिक जो ड्रेस पहनते हैं, खाकी वर्दी, उसी को पहनता है, वही खाकी वर्दी वो पहनता है। तो ये इनको पता था, लेकिन उनके बीच में ऐसा कोई था नहीं। तो जिम कॉर्बेट साहब तो ये लगा कि ये लोग सुल्ताना के गिरोह के ही लोग हैं और अब इनके समझ में नहीं आ रहा था कि ये इन लोगों से कैसे पेश आए। मतलब अब जिम कॉर्बेट साहब आगे क्या करें, क्या करना चाहिए, अब कुछ समझ नहीं पा रहे थे, बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। एक तो अकेले थे और वो 20-25 लोग। हालांकि कालादुंगी में एक बूढ़ा हेड कांस्टेबल अपने 2 सिपाहियों के साथ था, मौजूद रहता था, लेकिन उससे कोई किसी तरह की मदद मिल पाएगी ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी जिम कॉर्बेट साहब को। अगर कोई मदद मिल सकती थी तो वो हल्द्वानी से मिल सकती थी, क्योंकि हल्द्वानी में अच्छी खासी संख्या में पुलिस बल था। लेकिन मुश्किल ये थी कि हल्द्वानी यहाँ से 15 मील दूर था। अब जिम कॉर्बेट साहब सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। इतने में उन्हें जो है उन आदमियों में से एक आदमी की आवाज़ सुनाई पड़ी जो बोल रहा था कि चलो भाइयों, अब चलना चाहिए। यह सुन के जिम कॉर्बेट साहब ने सोचा कि अगर उनके डर से ये अगर वापस लौटते हैं और उनकी नज़र इन पे पड़ गई तो हो सकता है कि इनके लिए परेशानी पैदा हो जाएगी, मतलब जिम कॉर्बेट साहब के लिए। तो इन्होंने क्या किया,
इन्होंने उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और बढ़ते बढ़ते वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर पेड़ से तने से रखी हुई बंदूकें, जो मैं बता रहा हूँ, रखी हुई थी। जैसे ही उन लोगों की नज़र जिम कॉर्बेट साहब पर पड़ी, वो लोग बड़े आश्चर्य से और बड़े हतप्रद होकर के, मतलब क्या कहना चाहिए, आंखें चौड़ी करके इनकी तरफ देखने लगे। और जिम कॉर्बेट साहब ने भी थोड़ा कड़क आवाज़ में पूछा कि भाई कौन हो तुम लोग, क्या कर रहे हो यहाँ? तो वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर एक आदमी बोला कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। और फिर उन्होंने जिम कॉर्बेट साहब को बताया कि साहब हम लोग जो है लकड़ी का कोयला बनाने वाले लोग हैं, हम उस काम को करते हैं और बरेली से आ रहे हैं और रास्ता भटक गए हैं। जिम कॉर्बेट साहब ने पेड़ के तने की ओर देखा यूं करके जहाँ राइफलें रखी थी, और इनको पता चला जिसे ये राइफल समझ रहे थे वो राइफलें नहीं थी, वो कुल्हाड़ियाँ थी, जिनके जो हत्थे थे वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने के कारण इतने चिकने हो गए थे कि आग की रोशनी में चमक रहे थे। आपने कहा ना बहुत पुराने चमकने लगते हैं पुराने हत्थे, तो वही चमक रहे थे। और जिम कॉर्बेट साहब ने फिर कुछ देर उनके साथ और बातचीत करी, कंफर्म किया, फिर उस जगह का रास्ता बता दिया जिस कैंप में उन्होंने जाना था, जहाँ कोयला बनता था लकड़ी का, उस कैंप का रास्ता उन्हें बता दिया। उन लोगों के जाने के बाद में जिम कॉर्बेट साहब ने अपना चाकू ढूंढा और अपने घर वापस आ गए। जिम कॉर्बेट साहब लिखते हैं कि जब आप अधीर हो, व्यग्र हो, किसी उलझन में हो, आपके अंदर कुछ डर और कुछ हिम्मत का एहसास दोनों हो रहा हो, तो ऐसे में कई तरह की कल्पनाएं दिमाग में जन्म लेने लगती हैं। आप देखते तो कुछ हैं मगर उसे समझ कुछ और लेते हैं। इसके साथ ही वो एक अपने शिकार का किस्सा बताते हैं। एक बार एक बाघ ने एक सांभर को मारा था और उसे ये घात लगा के सांभर के पास ही बैठे हुए थे कि बाघ को मारेंगे, और इनको ऐसा सुनाई पड़ा जैसे बाघ पास ही है, इनके बिल्कुल पास है, लेकिन आ नहीं रहा है। अब इनका मानसिक तनाव इस सोच में बढ़ता चला जा रहा था। ये राइफल पे ट्रिगर जो होता है उस पर उंगली रखकर ये पहले सब जगह देखते रहे, फिर एकदम से पीछे मुड़े। तब इन्होंने देखा कि इनके सर के पास एक सूखी पत्ती है जिससे कीड़ा कुतर रहा था। तो इतने पास था, कीड़ा कुतर रहा था कि वो आवाज़ इनको बाघ की लग रही थी। और कुछ देर बाद जब रोशनी कम हो गई और बाघ के शिकार पर लौटने का टाइम हो गया, तो इन्हें एक बहुत बड़ा सा जानवर दिखाई पड़ा। इन्होंने राइफल को मजबूती से पकड़ा और ये तैयारी कर रहे थे कि इसे शूट करें, तो इन्होंने देखा कि इनकी आंखों से कुछ ही इंच की दूरी पर, जैसे ये आंखें हैं तो इनसे कुछ ही इंच की दूरी पर एक पत्ती पे चींटी चल रही है, जिसे ये बड़ा जानवर समझ बैठे थे। मतलब ऐसे मति भ्रम हो जाते हैं, मति भ्रम कहना कहते हैं ना। और इस तरह से इनके दिल और दिमाग में उस समय सुल्ताना डाकू चल रहा था, तो कुल्हाड़ी के हत्थे भी इन्हें जो है राइफल की नाल दिखाई पड़ रहे थे। ये होता है, ये इस तरह का मति भ्रम कई बार होता है। और मेरे तो जहाँ तक समझता हूँ, मेरे ख्याल से तो हर इंसान को होता होगा। आप लोगों को भी कई बार हुआ होगा, मुझे भी हुआ है, और मेरे ख्याल से ये एक बड़ी सामान्य सी बात है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दोस्तों, मैं आपको पहले एपिसोड में ही बता दिया था कि कहानी को मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। कहानी तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये एक सत्य घटना है और इसके लिए कहानी शब्द ठीक नहीं है। इसे घटना का विवरण या घटनाक्रम कहना ठीक रहेगा। तो दोस्तों, इस घटना का विवरण मैं अगले एपिसोड में आपको सुनाऊंगा, क्योंकि अभी अगर मैं घटनाक्रम को आगे बढ़ाता हूँ तो उसे बीच में रोकना मुश्किल हो जाएगा, और एपिसोड 1 घंटे से ज़्यादा, शायद 1.5 घंटे से भी ज़्यादा हो जाए। और आप लोगों का जो कीमती समय है
वो मैं ऐसे तो बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। जितना कीमती समय आप मुझे दे रहे हैं वो मेरे लिए अतुलनीय है। बस इतनी सी कामना है कि आपका प्यार और आशीर्वाद ढेर सारा वो उत्तरांचल डायरीज के ऊपर बना रहे। दोस्तों, उत्तरांचल डायरीज आपका अपना चैनल है, इसे अधिक से अधिक शेयर करें। और जो मित्र आज पहली बार आए हैं उनसे आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, हो सके तो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, थोड़ा सा बैठने में भी अब दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप जानते ही हो पिछले 9 सालों से चारपाई में पड़ा हुआ हूँ। थोड़ा कमर में तकलीफ़ होने लग गई है। तो अभी आप सबसे इस वादे के साथ विदा लेता हूँ कि जल्दी ही आपसे मुलाकात करना हूँ घटनाक्रम के अगले हिस्से में, मतलब अगले एपिसोड में। तो फिलहाल तो दोस्तों बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।